हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में फ्रेंड्स, इंग्लिश इन्फो में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट के सारी वीडियो बना चुके हैं, यानी आप जाके देखेंगे चैनल पे हमारे। तो प्रेजेंट के जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, सबके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स, अब नंबर है पास्ट टेंस का। तो पास्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, फिर इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट। और रीज़न जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, ये सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की नई कहानी को लेकर। और कहानी का नाम है फ्रेंड्स आज की कहानी का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आज की कहानी का नाम है फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसका हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान की बात कर लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और चलते हैं एवी का हम पहचान देख लेते हैं, मतलब एवी का मतलब एक्टिव वॉइस की हम पहचान देख लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस की पहचान जो होती है फ्रेंड्स, वह एक वर्ब से होती है। कहाँ से होती है बोले तो वर्ब्स, ठीक है। इस वर्ब्स की जाती है। अब ये वर्ब्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ओके। दूसरा होता है मेन वर्ब, ओके। अब ये दो तरह के हेल्पिंग वर्ब हो गए। तो चलिए थोड़ी सी एक नई बातें और जोड़ देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का जो पहचान होता है वर्ब से। एक्टिव वॉइस कहने का मतलब आपने ट्रांसलेशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा था, तो आपने ये पढ़ा था कि हिंदी में सहायक क्रियाएं जो होती हैं, हिंदी में जो पहचान होती है, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये आदि आते हैं। और इंग्लिश में जो होते हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आपका होता है डिड, ठीक है। आपका क्या होता है, इंग्लिश की जो पहचान होती है वो आपका होता है डिड। डिड के बाद फ्रेंड्स, और जो मेन वर्ब होता है, और बोलते हो कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म। ये बात समझ लेना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो होती हैं डिड, और इसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाए जाते हैं। फर्क इतना कि जब डिड का यूज होता है तब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होता है, तब मेन वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म यूज होता है जब डिड का यूज होता है, ठीक है। अब चल लेते हैं एक बार पैसिव वॉइस के देख लेते हैं। ये रहा हमारा पीवी, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का भी जो पहचान की जाती है वो एक वर्ब से ही की जाती है, और ये भी होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। और दूसरा होता है मेन वर्ब, ठीक। दो वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि पैसिव वॉइस में हम करते क्या है, पैसिव वॉइस में हम बी का यूज करते हैं। हमने पिछले भी वीडियो में बी का जिक्र किया था, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में हम बी का यूज करते हैं। और मैं बता दूं, जब हम बी को हम इंडेफिनिट में यूज करते हैं, किस में, इंडेफिनिट को, ठीक है।
जो हम बी को हम इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, तो इंडेफिनिट में हम चलते हैं, सबसे पहले ले चलते हैं प्रेजेंट में। ये रहा प्रेजेंट और ये रहा पास्ट। तो प्रेजेंट को बोलते हैं फ्रेंड्स, ये होता फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो जब हम बी का, ये हमारा पैसिव के लिए बता रहे हैं, बी को हम, बी जो है हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं बता दूं, जब बी को हम इंडेफिनिट में यूज करते हैं तो इंडेफिनिट में पाते क्या हैं, यहाँ पर हम पाते हैं प्रेजेंट में इज, एम, आर, ठीक है। ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, क्योंकि पैसिव वॉइस में फ्रेंड्स हम हमेशा पैसिव वॉइस में बी का जब यूज़ करते हैं तो इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। और इसका सेकंड फॉर्म जो होता है पास्ट, ठीक है। तो बी का हम जब पास्ट इंडेफिनिट में जब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया इज, एम, आर का सेकंड पार्ट, ठीक है, यानी इज, एम, आर का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर होता है वाज वर, क्या होता है, वाज वर, ये जो होते हैं फ्रेंड्स वाज वर। तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो सहायक क्रियाएं होती हैं वर्ब में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं जो होंगी वो होंगी हमारी वाज वर। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हम पैसिव वॉइस में किसका हम यूज़ करते हैं, बी का यूज़ करें, बिना बी का हम पैसिव बनाते ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें ध्यान देना। तो यहाँ पर हम जो लगाएंगे सहायक क्रियाएँ वो हमारी होंगी वाज वर, ये हमारी सहायक क्रियाएँ हो गई, ठीक है। और रहा सवाल मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब का हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्म, ये पहले ही वीडियो में हम बता चुके हैं फ्रेंड्स कि हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सारी पहचान जो है पहले वीडियो में बता दिया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा कि हम बी को किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। बी की सारी कहानी हमने वहाँ पे बता रखी है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं कहानी को लेकर आगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश इन्फो को। तो चलिए कुछ पहचान देख लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। हमने कहा लिखा गया फ्रेंड्स, राम रोट अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, राम आपका आ गया और इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, इसके बाद क्या आ गया, अ लेटर। तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो गया, आप देख सकते हैं, हमने बताया था या तो डिड रहेगा तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा हो गया ए वी, है ना, ए वी हुआ। अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा रहे, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं पूछ लूँ ये हमारा एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, तो आप बोलोगे पैसिव वॉइस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे वाज आया, वाज के बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, तो आईएनजी फॉर्म न आकर के बल्कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, यानी राइटिंग न हो करके, बल्कि आप टेंस पढ़े होंगे ना, टेंस में आपने पढ़ा था कि अगर जहाँ पर वाज वर होता है उसके बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, मतलब यहाँ राइटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ वाज के बाद आप लिखो रिटन, आईएनजी फॉर्म नहीं है, मतलब ये थर्ड फॉर्म है। जब ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये हो गया हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस। क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में बताया गया वाज वर, और इनके साथ क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात समझ आ रहा है ना, पैसिव वॉइस में हम हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप पहले जो है कि आप पहला वीडियो देख लीजिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, तब जाके ये सब देखिए, तब समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। चलते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा, मान लीजिए मैंने कहा
आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। अगर मैं पूछूँ ये कौन सा टेंस है तो आप लोग बोलोगे फ्रेंड्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचान पता चला? डिड से, है ना, हेल्पिंग ऑफ डिड होता है। और मैं बोल दूँ ये हमारा एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस, तो आप बोलोगे पैसिव वॉइस, सॉरी आप बोलोगे एक्टिव वॉइस। क्यों? क्योंकि आपका डिड के बाद आपका क्या दिया गया है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है ना, मतलब जो कि इनमें से कोई नहीं मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। और इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिख दिया जाए, लिखा जाए कि मिल्क वाज नॉट ड्रंक बाय मी। तो अगर पूछ लिया जाए कौन सा टेंस है तो भी आप बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे वाज के बाद आपका आया कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन पैसिव वॉइस में है। ये ऊपर वाला एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है। क्योंकि एक्टिव वॉइस में आपको डिड नजर आएगा, पैसिव वॉइस में वाज के बाद क्या नजर आएगा? वाज वर्ग के बाद ड्रंक नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। बातें समझ में आ गया ना कि वाज वाला अगर कहीं है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो मतलब वो सेंटेंस हमारा क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। चलते हैं थोड़ा सा कहानी को लेकर आगे। तो फ्रेंड्स अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो एवी का स्ट्रक्चर आपने पढ़ के आया होगा कि आपको मिलेगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा क्या है? ये हमारा है अफर्मेटिव के लिए। और एक और आपने एक और पढ़ा था, चलिए फ्रेंड्स स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था एक्टिव वॉइस में यानी टेंस में। टेंस में यानी आपने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट प्लस डिड, ध्यान से देखिएगा, तो आप वहाँ यूज़ करते हो डिड। डिड के बाद नॉट लगाने के बाद आप यूज़ करते हो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब जाके ऑब्जेक्ट लिखते हो। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर मैं बात करूँ पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनता है फ्रेंड्स वो कुछ इस तरह से होता है कि आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बना देना है सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को लाना सब्जेक्ट की जगह पे। इसके तुरंत बाद हमें लगा देना है हेल्पिंग ऑफ वाज या वर। ठीक है, इसके तुरंत बाद आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो चाहे सेकंड फॉर्म हो चाहे फर्स्ट फॉर्म हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेकंड फॉर्म रहेगा या फर्स्ट फॉर्म रहेगा, सबको हम क्या बना देंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि पैसिव वॉइस में हम बता चुके हैं कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम लगाते हैं, अब सब्जेक्ट को ले जाते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर लगाते हैं सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका? सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज़ करने के बाद तब जाके हम सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट न कह करके बल्कि हम कहते हैं एजेंट। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एजेंट। तो यानी आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। देखिए अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो वाज वर्ब के बाद आपका नॉट लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बातें इसलिए मैंने एक ही बार लिखा है कि अगर मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है तो सारी चीज़ें वही रहेंगी हमारी। आपको ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट की जगह पे, यानी ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट की जगह पे।
इसके बाद वाज वर्ब लिखना है। वाज वर्ब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो हम यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, यानी वाज वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। इसके बाद जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो बदल जाएगा थर्ड फॉर्म में। इसके बाद हम प्रीपोजिशन लगाने के बाद सब्जेक्ट को ले जाएंगे, बना देंगे एजेंट। ठीक है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होंगी। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा राम तो फ्रेंड्स लिखा गया था राम रोट अ लेटर। तो हमने पूछा था ये कौन सा टेंस है, तो आपने कहा पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, और क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है, मेनू का सेकंड फॉर्म, मेनू का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो पैसिव वॉइस में क्या करोगे, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। और इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को लाओगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये इसको लाओगे, बना दोगे अ लेटर। ठीक, वाज वर लगा दो, बहुत एक वचन होने के नाते हमने वाज लगाया, इसके बाद लगा देना। अब इसको बदल, अब ये है देखो मीनो का सेकंड फॉर्म है ये, है ना, इसको बदल देना मीनो का थर्ड फॉर्म में, तो हम कर देंगे रिटेन। इसके बाद सुटेबल प्रीपोजिशन राम की वजह से हम लगा देंगे बाई, कर देंगे राम। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं अब कहानी को लेकर थोड़ा और आगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव का पहचान देखा और फिर पैसिव का पहचान देखा, यानी एक्टिव वॉइस के पहचान समझ लिए और पैसिव वॉइस के पहचान समझ लिए। अब हम पढ़ने वाले फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसके बाद पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कहानी खत्म हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है। तो फ्रेंड्स आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में एबी में पढ़ा था, एबी मतलब आपने टेंस के दौरान पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि इसमें होता है सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है फ्रेंड्स, बोलते हो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका होता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना। इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर आपका यही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलिए अब चलते हैं, इसी चीज़ का हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक, तो पैसिव वॉइस में क्या पाते हैं, ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। तो ऑब्जेक्ट को हमने लाया सब्जेक्ट की जगह पे, ध्यान दीजिए, है ना, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट का ही काम करता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज या वाज वर्ब लगाने के साथ साथ अब फ्रेंड्स यहाँ कर देते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको हम बदल देंगे थर्ड फॉर्म में। अब इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें चाहिए सब्जेक्ट को ले जाना ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर उससे पहले एक सूटेबल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये यूज़ करने के बाद तब हम यूज़ करेंगे एजेंट। अब ये एजेंट क्या होगा, एजेंट जो हमारा सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स वही हमारा क्या होगा, एजेंट होगा। बात समझ में आई फ्रेंड्स, मुझे लगता है कहानी समझ में आ गई होंगी। बस एक बात है ध्यान देना, देखिए फ्रेंड्स ये सूटेबल प्रीपोजिशन कब कैसे क्यों एजेंट की वजह से कैसे कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी जानकारी पिछले यानी पहले वीडियो में बता दिया गया फ्रेंड्स। इसलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहला आप वीडियो खूब बढ़िया से देख लीजिए, तब जाके ये सब देखिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और चलते हैं आगे। आपने स्ट्रक्चर देखा, अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस का मान लीजिए एग्जांपल हमने कहा राम wrote a letter, राम रोड्स अ लेटर। ठीक है, अब इसको चलते हैं बनाते हैं पैसिव वॉइस में।
तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में जब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमने बताया ना ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये उठ के चला आएगा यहाँ पर अ लेटर। इसके बाद हमें लगा देना वाज वर्ड। अब ये एक वचन होने के बाद देखो वाज वर्ड किसके हिसाब से लगेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम वाज वर्ड लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, सिंगुलर मतलब एक वचन, अगर ये प्लूरल है बहुवचन है तो वर्ड लगाएंगे। तो ये हमारा एक वचन होने के नाते हमने यहाँ पर लगाया वाज। वाज के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा जो सेकंड फॉर्म था ये बदल जाएगा थर्ड फॉर्म में। अब देखो फ्रेंड, जब ये थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म बदलता है थर्ड फॉर्म, तो ये जो वाज है वाज एक सेकंड फॉर्म का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमें लगाना सुटेबल प्रीपोजिशन। अब ये राम है, राम एक लिविंग पर्सन है। ये पहले ही वीडियो में बताया गया फ्रेंड्स कि अगर लिविंग पर्सन हो तो लिविंग पर्सन के लिए हम जो है सुटेबल प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं। इसके बाद लिख देते हैं राम, ठीक है। ये हमारा बन गया एजेंट, यानी आपका बन गया अ लेटर वाज रिटन बाय राम। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देख लीजिए, हमने लेटर को लाया सब्जेक्ट की जगह पे। इसके बाद हमने वाज लिखा एक वचन होने के नाते। इसके बाद रिटन और राम को लगा दिया बाय राम, ठीक है। चलते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा I sang a song. I sang the song, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखते हैं तो हमें करना क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट की जगह पे। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हमने लाया। द सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद ये सॉन्ग्स है। अब ये फ्रेंड्स देखेंगे हम, इसके बाद वाज वर लगाएंगे। तो ये सॉन्ग्स आपका बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लगाओगे? वर, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लगाओगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो हमारा सेकंड फॉर्म है सैंग, ये बदल जाएगा थर्ड फॉर्म में, यानी आप लिखोगे संग, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म हो गया। सुटेबल प्रपोजिशन आप लगाओगे आई, लिविंग पर्सन है तो भी हम क्या लगाएंगे? बाई। लिविंग मतलब जीवित प्राणी, ठीक है। ये एक जीवित प्राणी है फ्रेंड्स, देख सकते हो, ठीक है। इसलिए हम लगा देंगे बाई। बाई हम वही लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट जाके एजेंट बनेगा और वो क्या हो? लिविंग पर्सन हो, मतलब लिविंग पर्सन जीवित प्राणी हो, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे, ठीक है। बाई के बाद अब ये बात रही कि मी है, सॉरी ये आई है, तो आई को जब हम एजेंट बनाएंगे तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, क्या होता है? मी। यानी आपका बन के हो गया फ्रेंड्स, देखेंगे अ सॉन्ग, सॉरी द सॉन्ग्स वर संग, इसका थर्ड फॉर्म संग, और इसके लिए हमने लगाया बाय और इसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिखा मी। बन गया द सॉन्ग्स वर संग बाय मी, ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में आपने एक्टिव वॉइस में क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? टेंस के दौरान आपने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले आपको लिखा जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या लिखते हो? तुरंत डिड लिखते हो, है ना। डिड के तुरंत बाद आप लिखते हो नॉट। यही नॉट जो है हमें क्या बताता है? कि हम नेगेटिव हैं। नॉट क्या बताता है? कि हम नेगेटिव हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप लिखते हो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, क्यों? क्योंकि डिड जो है अपने आप में खुद एक सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये डिड सेकंड फॉर्म होता है डू का, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म के बाद आप लगाओगे ऑब्जेक्ट। बातें समझ में आ गई? चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं
तो पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है, पैसिव वॉइस में जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को उठा के लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए वाज वर्ब तुरंत, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है तो हेल्पिंग वर्ब हमें लिखना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज वर्ब। अगर ये एक वचन सिंगुलर है तो वाज, अगर ये प्लूरल बहुवचन है तो वर्ब। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसी के तुरंत बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमें नॉट लगाना ही पड़ेगा, है ना। इसके बाद फ्रेंड्स हम लगा देंगे मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, और ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्म था ये बदल जाएगा थर्ड फॉर्म में। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट को ले जाएंगे एजेंट बनाएंगे, तो उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रेपोजिशन, तब जाके हम बना देंगे एजेंट, जिसे आप लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कहानी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो हमने एग्जाम्पल में लिखा एवी में हमने कहा प्रिया डिड नॉट कुक द फूड। ठीक है, प्रिया डिड नॉट कुक द फूड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा लिखा गया है ऑब्जेक्ट, उसको उठा के लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द फूड। अब ये एक वचन होने के नाते हमने लगाया वाज, है ना, नॉट चाहिए नॉट। अब इसके बाद मेनू का थर्ड फॉर्म, अब कुक का थर्ड फॉर्म करेंगे कुकड। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या, अब प्रिया एक लिविंग पर्सन है तो हम लगाएंगे बाय प्रिया। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने फूड को उठा के लाया सब्जेक्ट की जगह पे। इसके बाद जहाँ डिड था हमने वाज लगा दिया, क्योंकि एक वचन है तो हम वाज लगाएंगे। नॉट चाहिए तो नॉट लिखा। थर्ड फॉर्म चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुक को हमने थर्ड फॉर्म में बदल दिया। प्रेपोजिशन चाहिए, अब ये लिविंग पर्सन है मतलब जीवित प्राणी, तो हमने बाय लगाया। इसके बाद प्रिया को हमने एजेंट बनाया। ठीक है, प्रिया, यानी बन गया द फूड वाज नॉट कुक्ड बाय प्रिया। चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हमने कहा यू डिड नॉट अब्यूज अस। हमने लिखा फ्रेंड्स यू डिड नॉट अब्यूज़ द बॉयज़। ठीक है, अब चलते हैं, अब बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको उठा के लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका द बॉयज़। अब यहाँ पे लाएंगे द बॉयज़। अब इसके बाद वाज वर्ब में से कोई एक को लिखेंगे, तो ये हमारा देखेंगे जो हमारा ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आया है, ये है हमारा बहुवचन। बहुवचन के नाते हमने क्या लगाया, बहुवचन के नाते हमने लगाया यहाँ पर वर। बोलो हाँ। इसके बाद नॉट चाहिए नॉट। थर्ड फॉर्म अब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अब्यूज्ड। ठीक, इसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन यू आपका लिविंग पर्सन है इसलिए हम लगा देंगे बाय यू। यानी आपका बनकर देख सकते हैं फ्रेंड्स, बनकर तैयार होगा द बॉयज़ वर, ये बहुवचन के नाते वर नॉट अब्यूज्ड बाय यू। बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। तो आज की कहानी यहीं तक रोक दी जाती है फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।
तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। लेकिन फ्रेंड्स एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और कोई किसी प्रकार का डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।